बेटा ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम सुना होगा कि साहब एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है, एक प्रकार की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ये कब मिलती है? देखिए, एक लॉन्ग आपके पास कॉलम है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, हमें राइट, और इसमें आपने एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा? धरती माता मानेगी नहीं, अपनी ओर खींचेंगी mg की वजह से, एम राइट। और जो ये लेयर ऑफ लिक्विड है इसमें क्या होगा? रगड़ होगी, जिसकी वजह से एक विस्कस फोर्स होगा। जिस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, दो सॉलिड सरफेस के बीच में लगता है, वैसे ही आप देखिए ये जो आपके पास स्फीयर है और जो लिक्विड्स है इनके बीच में जो रगड़ हो रही है उसकी वजह से एक फोर्स पैदा हो रहा है जिसको आप फ्रिक्शन कहते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। यानी कि आपके पास दो फोर्स है, लंबा सा कॉलम है, ये दोनों फोर्स क्या होगा? शुरू में mg ज्यादा होगा तो नेट फोर्स क्या होगा? नीचे लग रहा होगा, जिसकी वजह से आपको एक एक्सेलेरेशन मिल रही होगी। धीरे धीरे क्या होता है? ये विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते एक समय आता है जो विस्कस फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि अरे सर फोर्स बराबर हो गया, इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन 0 हो गई, तो बॉडी रुक जाएगी। हाँ, बॉडी रुकेगी नहीं, क्योंकि अंडर ग्रेविटी चली जा रही है। जब विस्कस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो गया, एक्सेलेरेशन 0 हो गया, तब ये जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगती है। उसी को आप लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर इसी ग्राफ को करें कि विस्कस हो रहा, टाइम टी है, तो एक समय देखा होगा कि धीरे धीरे एक्सेलेरेशन थी यानी कि वेलोसिटी आपको मिल रही थी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे विस्कस फोर्स बढ़ने लगा, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन कम होने लगी और आपकी वेलोसिटी कम हो गई, और एक समय आया कि एक्सेलेरेशन खत्म हो गया और आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, जिसको आप कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी से। यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जो हो गया वो आपका 3 में आपको बी दिया है, जो इस फिनोमेना को बहुत ही कायदे से समझा रहा है। दोस्तों ये भी सवाल बहुत आसान था, बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आप जानते हैं चाहे सोप बबल हो चाहे एयर बबल हो, उसमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है जिसको आप एक्सेस प्रेशर के भी नाम से जानते हैं, वो बराबर किसके होता है? मसला जब सोप बबल का है तो 4 टाइम ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस होता है, एम आई राइट? प्रेशर डिफरेंस कहां से मिलेगा आपको? इनसाइड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 4RT। टी क्या है बेटा? सरफेस टेंशन है, एम आई राइट? ये आपका क्या है? सरफेस टेंशन, जो कि एक प्रॉपर्टी है एक सोप के लिए, एक मटेरियल के लिए सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको क्या पूछा गया? इनसाइड प्रेशर यानी पी किसके बराबर होगा? इधर ले जाइए, P0 कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4T/R। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, सरफेस प्रेशर कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं PI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R। एक्सपेंड हो रहा है यानी R इंक्रीज कर रहा है, तो इनसाइड जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। है कोई? यस, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। कह रहे हैं स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग डिटरमिन बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। देखिए बेटा ये स्प्रिंग है, यही मेरे पास उपलब्ध है, छोटी सी है, पेन से निकाली है। अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो रोक के करिए, तो देखिए आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छी तरह नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी देख रहे होंगे कि एक तरफ इसका खिंचाव हो रहा है। यानी कि अगर हम कहें कोई बॉडी है, नीचे से अगर हम उसको फिक्स कर दें यहाँ पे और इधर आप फोर्स लगाते हैं तो ये आपकी स्ट्रेचिंग हो रही, कुछ इस टाइप का दिख रहा है। यही आपकी शेयर मॉडुलस कहलाती है, एम आई राइट? देखिए कोशिश कीजिए, इसको नीचे से रोकते हैं और इसको खींचते हैं, एम आई राइट? थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। अब देखिए पहला तो ट्रू हो गया कि हाँ साहब दिख भी रहा है। सेकंड पे आके देखते हैं। कह रहा है स्प्रिंग कॉइल ऑफ कॉपर इज मोर टेंसाइल। इसको आपने देखा था, जी से रिप्रेजेंट किया था,
और आपने याद होगा कॉपर का करीब 42-44 के आसपास आता, पावर 9 मीटर पर स्क्वायर। और स्टील का आपने देखा था, स्टील का जब निकाला था, इसको स्टील कह दें और इसको मान लीजिए कॉपर कहते हैं। स्टील का जो आपने निकाला था वो करीब 84 के आसपास जा रहा था, ये करीब 42, ये 84, जस्ट डबल के बराबर होता है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कॉपर इज मोर टेंसाइल। देखो इनका तो 42 है और स्टील जो है वो 84 के आसपास है। आप सेम डायमेंशन? नो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो स्टील होता है वो ज़्यादा टेंसाइल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है देन कॉपर के, यानी सेकंड इज द रॉन्ग। तो बहुत बढ़िया हो गया, पहला करेक्ट हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अच्छा सवाल था। देखो बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। आपको निकालना क्या था? रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव। गिवन क्या था? आपको टेंशन था। तो आपको तो मालूम ही था कि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव होती है वो अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है। ये तो कांस्टेंट है, केवल टेंशन ही चेंज कर रहे हैं। तो आपने कहा सर जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंशन हो जाएगी। बस काम बन गया। इनिशियल अपॉन फाइनल वेलोसिटी और टेंशन हो जाएगा, इनिशियल टेंशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको, और टी फाइनल। अब देखिए क्या करें, इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, यानी इनिशियल डबल है किसका? फाइनल का। अगर फाइनल टी है तो इनिशियल क्या बेटा? 2t है, डबल ऑफ फाइनल। बस काम बन गया, रूट टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √2/1। एम ए राइट? और आपको क्या चाहिए था? रेशियो ऑफ फाइनल। तो रेशियो मतलब कि आप कहेंगे कि डिवीजन करना था, √2/1, और थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। रूट था। करते रहो, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। हेलो 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 हेलो, बस ठीक आ जाएगा। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत इजी था। क्या फाइंड आउट करना था? रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव। फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव दिया क्या है आपको? टेंशन दिया गया है। तो आपने कहा हमको तो मालूम है, इस मासूम में जो वेलोसिटी होती है ट्रांसफर वेव की वो √T/μ। म्यू आप जानते ही हैं, मास पर यूनिट लेंथ होता है। स्ट्रिंग एक है तो ये तो कांस्टेंट होगा, यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो वेलोसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंशन होगी। रेशियो निकालना है यानी कि डिवाइड करना है, v इनिशियल v फाइनल। तो आपने कहा कि टेंशन ऑफ इनिशियल स्ट्रिंग टू द टेंशन ऑफ फाइनल स्ट्रिंग। अब देख लीजिए, इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल। इनिशियल डबल है। अगर आपने कहा कि सर हमारा अगर t है तो ti जो है वो डबल ऑफ फाइनल है, तो आप लिख सकते हैं √2 ×
टी अपॉन रूट टी, ये कैंसिल हो गया, या हो गया √2/1। रेशियो के में चेंज करना है तो आपने कह दिया कि जो डिवीजन होता है उसको रेशियो में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी √2/1। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत इजी था। इसमें आपको टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर यानी 121 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेस, यानी कि सेम फेस में अपना चालू होगा। एट सम इंस्टेंट किसी टाइम t बराबर 0 ले लीजिए, द टू आर इन द मीन पोजीशन इन द सेम फेस, यानी कि सेम फेस में थे भाई किसी समय और वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। अब कह रहे हैं कि अगर लेंथ इतनी है 121 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो कह रहा है हाउ मेनी वाइब्रेशन, कितने वाइब्रेशन के बाद जो शॉर्टर है, शॉर्टर कौन है 100 सेंटीमीटर वाला, पेंडुलम ऑफ द टू विल बी फेस इन द मीन पोजीशन। अब कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आप जानते हैं क्या होता है, √2πL/G। ठीक है, दो पेंडुलम है तो अलग अलग टाइम पीरियड का होगा, तो ये 2π कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। बस काम बन गया। t1 आपने इसको लिया और t2 रेशियो निकाल लीजिए, अंडर रूट t1 कितना है 121 सेंटीमीटर, आप गए मीटर बना लीजिए। अरे क्या करोगे मीटर बना के, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी कट जाएगा, इम्तिहान में बहुत कम समय में काम करना होता है। L t2 का L कितना है आपका 100 सेंटीमीटर, कट गया तो क्या बचा आपका 11/10। इसको गुणा कीजिए यानी 10t1 बराबर 11t2। छोटा कौन सा है t2 है, तो जब बड़ा वाला 10 वाइब्रेशन कर लेगा तो छोटा वाला किस जब इक्वल होगा तो किसके बराबर होगा, उसने 11 वाइब्रेशन कर लिए होंगे। तो आंसर क्या हुआ 11। क्यों पूछ रहे हैं कि छोटा वाले ने कितने वाइब्रेशन किए होंगे, तो छोटे वाले ने जब इन्होंने 10 किए होंगे तब छोटे वाले ने 11 कर लिए थे। देखो बेटा ये भी सवाल कितना आसान था, बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में 4 तरीके की प्रोसेस होती हैं। कितनी तरीके की, 4 तरीके की, एम आई राइट। आप जानते हैं जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, देखिए प्रोसेस नंबर 4 में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, मालूम है आपको। 1 नंबर में देखिए बेटा आपका क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको आप क्या बोलते हैं आइसोक्लोरिक प्रोसेस करते हैं। आप जानते हैं आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जानते हैं PV = nRT होता है, n मोल्स है जो कि कांस्टेंट है, नंबर है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आप कह सकते हैं कि PV = कांस्टेंट, ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं जो इक्वेशन बनती है PV = P की PB गामा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। देखिए यहाँ प्रोसेस 3 में भी देखिए, प्रोसेस 2 में भी देखिए, सेम बात हो रही है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर आपका कम हो रहा है, लेकिन कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, कौन सा एडियाबैटिक होगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो उसकी पावर है, यानी प्रेशर जो है वो आपका तेजी से घटेगा। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और एडियाबैटिक में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P की पावर गामा है, यानी यहाँ का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा वैसे वैसे प्रेशर ज़्यादा घटेगा। तो ये जो 2 नंबर है ये आपका एडियाबैटिक हो गई बेटा, और जो 3 नंबर है वो आपकी आइसोथर्मल होती है। बताना क्या है आपको एडियाबैटिक बताना है, तो जाहिर सी बात है जो 2 नंबर प्रोसेस है वो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस है। दोस्तों ये भी सवाल बहुत आसान है, क्योंकि आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, अगर STP पे देखते हैं तो हमेशा
22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो आप कह सकते हैं कि साहब 1 मोल ऑफ वाटर वेपर जो एसटीपी पे है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, आपको मालूम है 22.4 लीटर। आंसर मीटर क्यूब में दिया है, तो आपने कहा कि हम इसको -3 से गुणा कर देंगे तो मीटर क्यूब भी बन जाएगा। एम राइट। अब देखिए कितने केजी वाटर का वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, कहने लगे 4.4 केजी। आपने कहा कि अगर नंबर ऑफ मोल निकल आए तो आपका काम बन जाए। वाटर यानी H2O, ठीक है, तो आपको बन गया। H की आपके पास 1 है तो 2 हो गए, इसकी 16, तो आपको मिल गया 18 मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम में होता है तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, केजी को हम ग्राम में बदल लेंगे। काम बन गया दोस्त आपका कि साहब इतने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए। 1 मोल्स इतना लेता है तो ये कितना लेगा, 24 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 4.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 18। ये और ये कैंसिल हो गया। एम ए राइट। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर जी जल्दी से जरा कैलकुलेट करके बताइए। 22 मल्टीप्लाई बाई 4.5 डिवाइड बाई 18 कितना होगा। ओह एग्जैक्टली 5.6 आ रहा है, यानी इतने मीटर क्यूब होगा। कितना आसान था। देखो बेटा ये भी सवाल अच्छा है, आपको निकालना था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द यूकी पोटेंशियल सरफेस में। आप लोग रटे रहते हैं 90 डिग्री लिखाते हैं, कैसे आता आज जान लीजिए। यूकी पोटेंशियल सरफेस आप जानते ही हैं कि एक ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है, चाहे इस पॉइंट पे लें चाहे इस पॉइंट पे लें। हाँ ये जरूर है बेटा, अगर दूसरी यूकी पोटेंशियल होगी इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। अब देखिए बेटा, आप मान लीजिए ए पॉइंट पे है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बी पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं, तो आपने कहा कितना काम करना पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं साहब, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही वर्क डन होगा ए से बी तक ले जाने में, इस चार्ज को या इस इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ चार्ज को। देखिए यूकी पोटेंशियल सरफेस है तो आप कहेंगे कि हाँ जो पोटेंशियल जो ए पॉइंट पे है वो बी पॉइंट पे सेम होगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। चार्ज तो 0 होगा नहीं, आप कहेंगे साहब वर्क डन 0 हो जाएगा। वेरी गुड। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स और उसके जहां तक वो लग रहा है यानी कि दूरी पे करता है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो फोर्स अपॉन चार्ज होती है, तो फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं Q इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर dl वेक्टर। चार्ज तो 0 हो नहीं सकता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाता है, और जो यूकी पोटेंशियल सरफेस की लेंथ है उसमें ये बराबर किसके होगा, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, cos थीटा 0। तो जाहिर सी बात है ये तो 0 होगा नहीं, इनके बीच का एंगल 0 हो सकता है, यानी cos थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, इसलिए आप कह सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच का दूरी है, E और dl का। E क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और dl क्या है आपका, यूकी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आया आज। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत आसान था। इसमें कह रहे हैं हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियाई अलग अलग है लेकिन है वे इक्वल चार्जेस, यानी चार्ज सेम है। आपको बताना क्या है, बताना हमको पोटेंशियल है। जाहिर सी बात है, हमने कहा भाई ठीक है ये हमारे पास कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, इस पे चार्ज Q कर दिया। अगर इसका रेडियाई R है तो आप जानते हैं पोटेंशियल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। बेटा इतना तो कांस्टेंट है, Q सेम है, चार्जेस आर इक्वल, यानी Q भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल किस पे निर्भर कर रहा है, उसके रेडियस के रेसिप्रोकल पे, यानी जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, या जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल मोर फॉर स्मॉलर स्फीयर। तो इस लैंग्वेज को समझना था, द पोटेंशियल वुड बी मोर, इसके लिए
फॉर स्मॉलर स्फीयर के लिए, यानी ऑप्शन 3 वाज करेक्ट। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत आसान था। इसमें आपको 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिखाई दे रहे हैं और L डिस्टेंस किया है। तो आप जानते हैं जब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर केप्ट एट मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस तो वो डाइपोल बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कन्फिगरेशंस है चार्ज का और लेंथ का वो डाइपोल बना रहा है। अब ऐसे सूरत हाल में कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि अलोंग दिस एक्सिस एक्सियल कहलाती है, या अगर हम इसके मिड पॉइंट से अगर करें, इस पॉइंट को ले लें, क्योंकि इन्होंने कहा है डिस्टेंस r जो कि लेंथ से ज़्यादा है, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि एक्सियल पे निकालनी है कि इक्वेटोरियल पे निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए, एक जनरल फॉर्मेट ले लीजिए थीटा पे कि मान लीजिए पॉइंट P है जो कि डाइपोल से r दूरी पे है। क्योंकि प्रोपोर्शनल होगा तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा, वेरीज है। तो आपने कहा कि ऐसे सूरत हाल में P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं निगेटिव की पॉजिटिव Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी इतना होता है, अपॉन जो डिस्टेंस है उसका Q होता है और अंडर रूट 1 - 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जाहिर सी बात है, आप देखते हैं जब थीटा 0 हो जाता है तो ये 2 टाइम्स हो जाता है और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 0 हो जाता है तो 1 टाइम हो जाता है। वैसे भी आपको वेरी निकालना है, ये आपका कांस्टेंट है। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू L होता है। Q भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट, नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब है थीटा भी नहीं बदल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है वो R यानी डिस्टेंस के Q के बराबर 1/RQ रेसिप्रोकल टू डिस्टेंस का Q है इसमें। यस, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी सवाल हमने आपको खूब अच्छी तरह सिखाया था कि जब एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर अनचार्ज से बैटरी निकाल देते हैं, अनचार्ज से अब आप उसको जब अटैच करते हैं तो इतनी प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी सिखाया था कि इस प्रोसेस में क्या लॉस होगी, यानी इनिशियल एनर्जी निकालते थे, फाइनल एनर्जी निकालते थे। इस बार केवल कुछ नहीं करना था, इस बार केवल इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी थी कि बी वाले की। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, पहले चार्ज तो निकाल लें। Q इक्वल टू CB, C आपके पास 900 पिको यानी -12 कितने वोल्ट से, क्या 100 से, यानी 2 4 घट गए तो आपके पास चार्ज आ गया 9 × 10⁻⁸ कूलाम। क्या कहती है फिजिक्स? फिजिक्स कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो क्रिएट हो गया वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी ये जो आप इस पे चार्ज होगा इन दोनों सिस्टम पे, वो टोटल चार्ज जो है किसके बराबर होगा, 9 × 10⁻⁸ कूलाम के। जब बेटा आप इसको जोड़ते हैं तो आपका जो दूसरा अनचार्ज है वे भी चार्ज हो जाता है। और हमने आपको क्या बारीकी सिखाई थी, जब किसी कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में जोड़ते हैं तो वो किस में होता है, सीरीज की पैरेलल में होता है। सीरीज में नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव देखिए, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव दूसरे निगेटिव, तो पैरेलल में है तो इफेक्टिव C डैश कितना हो जाएगा, C1 + C2, और दोनों C के बराबर थे यानी 2C, और C आप जानते हैं 900 पिकोफैरेड। ऐसे सूरत हाल में भाई साहब इस सिस्टम पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अगर आपको चार्ज मालूम है और आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस मालूम है तो काम बन गया। आपने कहा 1/2, एम राइट, नीचे लिख दूं 1/2। क्यों देखिए कितना निकला था, 9 × 10⁻⁹ स्क्वायर करना है तो एक बार और लिख लीजिए। नीचे आइए, C डैश कितना है बेटा आपके पास, C डैश है आपके पास 2 × 900 पिको मतलब 12। काम हो गया आपका, इससे कट गया, इससे कटा 4.5, अभी 2 और बाकी है, 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी 2.25। पावर देख लीजिए ऊपर कितनी हो गई, 8 × 9 16, नीचे 12, ये 2 कैंसिल होगी तो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी एनर्जी स्टोर होगी 2.25 × 10⁻⁶ जूल। है कोई? यस, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन।
देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत इजी था जो कि आपके सर ने जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो 3 ग्राफ सिखाए होंगे रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के। हालांकि यहाँ रजिस्टिविटी प्लस टेम्परेचर का नहीं पूछा है उसने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह दिया। तो आप जानते ही हैं कि साहब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी तो होता ही है। तो ऐसे सूरत हाल में आपके सर ने 3 ग्राफ बताए थे, किसके लिए? एक मेटल वाला, इसको आप कंडक्टर कह सकते हैं, एक अलॉय वाला, और एक आपको सेमीकंडक्टर वाला सिखाया था। आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी है ये 3 ग्राफ, और इस पे कई बार सवाल भी पूछे गए हैं। आपने देखा था, क्या देखा था? जो कंडक्टर वाला है वो आपका ऐसे बढ़ता है, एलॉय वाला आपका थोड़ी देर बाद लीनियरली बढ़ जाता है, और सेमीकंडक्टर वाला इस तरीके का आपने ग्राफ पढ़ा था कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कम होती है। क्योंकि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस की है, तो आप यही तीनों ग्राफ जो हैं आप किस में लगा सकते हैं? आप अपने रेजिस्टेंस के में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये आपका सेमी का है, और ये आपका कंडक्टर का है, और ये आपका एलॉय का है। तो आप कह सकते हैं कि साहब देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कंडक्टर्स में इंक्रीज कर रहा है, और सेमीकंडक्टर्स में देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो आपका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में मिला के पूछ रहे हैं। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत इजी था। इसमें एक कापर वायर दे रखा है जिसकी जो लेंथ है आपको कितनी दे रखी है? 10 मीटर की दे रखी है। रेडियस आपको दे रखा है 10⁻⁻² अपान रूट पाई मीटर का, बहुत अच्छी बात है। और उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 10 ओम का। निकालना क्या है? निकालना करंट डेंसिटी है, जो कि आप जानते हैं जे से रिप्रेजेंट करते हैं करंट पर यूनिट एरिया। तो आपने कहा ये तो हम निकाल लेंगे, I=πr²। अब आई के पता लगाने के लिए उन्होंने एक चीज और दे रखी है, पोटेंशियल ना बी ना दे के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, यानी कि आपको 10 वोल्ट पर मीटर। इससे आपको बड़ा ज्ञान मिल रहा होगा, यानी E बराबर V/L हो गया। इसलिए वोल्टेज की जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओम्स लॉ से जानते हैं, I की जगह क्या लिख सकते हैं? V/R लिख सकते हैं। R रेजिस्टेंस होता है, ये रेडियस वाला है, तो ये πr² हो गया। अभी वोल्टेज नहीं मालूम, लेकिन यहां से देखिए वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। वोल्टेज के स्थान पे क्या रख सकते हैं? E/L, और ये बन गया πr² सारे डेटा आपके पास उपलब्ध हैं। E कितना है आपका? 10 है। लेंथ कितनी है बेटा? 10 है। नीचे आइए, पाई r², जब आप इसको r का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, रूट में से पाई हट जाएगा, और ये आपका रेडियस हो गया। r ये रेजिस्टेंस है, इंटू 10, काम बन गया आपका। इसको आप इससे काट दीजिए तो ऊपर जाएंगे, तो 10 × 10⁻⁴, या आपको कुल पावर मिल रही है, इसलिए 10⁻⁵। करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत आसान था, क्लास 10 की स्टैंडर्ड का था, कि दो आपके पास रेजिस्टेंस है 100 ओम 200, और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। हालांकि ये दिया नहीं था, ये हमने आपको समझाने के लिए पहले से बना के रख लिया था। तो ये आपने 100 ओम ले लिया, 200 ओम ले लिया, पैरेलल में लगा दिया। और आप जानते हैं कि अगर यहाँ पोटेंशियल लगाएंगे, कोई ईएमएफ सेल लगाएंगे, तो दोनों के क्रॉस पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? इक्वल होगा, यानी 100 ओम के क्रॉस भी V वोल्ट होगा, और 200 है। आपको निकालना क्या है? रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप 100 ओम टू 200 ओम। आप कहें एनर्जी कहें पावर कहें, बात एक ही है। पावर = रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है, समय तो सेम है। तो हमने कहा पावर के फार्मूले से निकाल लेते हैं। आपको 10th में याद था V × I पावर, और यहाँ पे आपकी I बदल रही लेकिन वोल्टेज सेम है। तो आप जानते हैं ओम्स लॉ से I = V/R, यानी आप कह सकते हैं V²/R। देखिए ऐसे सूरत हाल में V कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे पावर या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी वो किसके रेसिप्रोकल होगी? आपके R के। बस ऐसे सूरत हाल में आप कह दीजिए कि E1/E2
ये 1/r है तो आप कह सकते हैं 1/r1 1/r2, जो तेज बच्चे हैं पहले ही कर देते हैं R2/r1। R2 आपका 200 का है और ये 100 ओम का है, कट गया तो 2:1, यानी 2:1 कौन सा है? थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन था। दोस्तों बीट स्टोन ब्रिज का आप बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं कि जब हमारा नल पॉइंट मिल जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो करती है, तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है और उस समय जो रेशियो होता है दो आर्म्स का P/Q X/Y होता है। आपने कहा है जब ब्रिज बैलेंस हो रहा है, इसको हम A पॉइंट कहें, इसको B पॉइंट कहें, तो जब आपका ब्रिज जो है वो अगर बैलेंस हो रहा है, बैलेंस्ड है, इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल A पॉइंट पे है वही पोटेंशियल B पॉइंट पे होगा। इसलिए आप कहेंगे कि साहब जो करंट है उसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू बह नहीं रही है और वो जीरो हो जाती है, यही आपका नल पॉइंट कहलाता है। और ऐसे सूरत हाल में आप कहते हैं कि P/Q = X/Y। आप कहेंगे सर मैथमेटिकली तो निकालना बहुत आसान है, कोई भी वैल्यू हो डिवाइड कर देंगे, y से गुणा कर देंगे, जो कि वेरिएबल लगा के इसको बैलेंस बनाते हैं। ऐसे सूरत हाल में हम x को कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि इसमें जो करंट बह रही है इस सेक्शन में, लगभग वही करंट आपकी यहाँ बचे, एम आई राइट, डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर ये जो रेजिस्टेंस है P का और Q का बराबर हो जाए, रेजिस्टेंस एट P पे जो रेजिस्टेंस है और जो Q का रेजिस्टेंस है दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पे आपके पास बड़े आराम से जो है जो पोटेंशियल ड्रॉप होके मिलेगा वो सिमिलर होगा। ऐसे सूरत हाल में आप देखेंगे कि यहाँ पे बैलेंस बनाए रखने के लिए ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल y है जिसको आप बदल रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जिस समय x के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा उसी समय आपको क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिल जाएगा। तो पहला काम ये कीजिए कि P/Q कर लीजिए, एम ए राइट, यानी इक्वल हो गए आपके। और दूसरा स्मॉल भी कर लीजिए, इतना बड़ा ना कर लीजिए कि सारी जो है वोल्टेज यहीं पर ड्रॉप हो जाए, आगे पहुंचे ना। तो ऐसी स्थिति में आपको P और Q बराबर रखना चाहिए, ताकि जो भी आप वेरिएबल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली देखेंगे वो काफ़ी x के करीब ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको नल पॉइंट अचीव करना है। और नल पॉइंट अचीव करने के लिए दोनों में अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट चली जाएगी, तो यहाँ नल पॉइंट मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल, P और जो Q है वो आपके छोटे और सेम होने चाहिए, तभी आपका बड़े आराम से देखेंगे कि जो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं एक समय ऐसा आएगा नल पॉइंट में वो ऑटोमेटिकली x के बराबर होगा। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत आसान है, फार्मूला बेस है। आपको निकालना क्या है? आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो आपने कहा हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, एरिया मिल जाए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको कितने दे रखी है? 0.5 टेस्ला की, और एरिया निकालना है। तो जाहिर सी बात है क्या है आपके पास? ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, यानी स्क्वायर बना लीजिए। ये 1 मीटर का आपने स्क्वायर बना लिया, ठीक, 1 मीटर का है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? परपेंडिकुलर, यानी एरिया के परपेंडिकुलर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। और आप जानते हैं कि अगर ये आपका एरिया है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल टू द एरिया एरिया वेक्टर होता है। बस आपके सर ने और हमने भी हमेशा यही सिखाया बेटा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, सेम डायरेक्शन है तो थीटा क्या होगा? जाहिर सी बात है थीटा 0 होगा, जिसी डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसमें ये। तो देखिए इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, यही वेक्टर काम आता है बेटा, b इंटू ए। बी आपका 0.5 है। एरिया आप जानते हैं स्क्वायर का कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 1 इंटू 1 अर्थात 0.5 वेबर। तो देखिए फिजिक्स के साथ भी आप सीख गए हैं, नहीं तो फार्मूला लगा के भी डॉक्टर बन जाते। देखो बेटा ये भी सवाल अच्छा है, उसने थोड़ा सा फार्मूला बेस है लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। क्या निकालना है साहब? क्या लगे सर हमको मैक्सिमम इंड्यूस करंट निकालनी है। तो आपने कहा जब साहब इंड्यूस करंट कहाँ से निकलेगी? इंड्यूस ईएमएफ से निकलेगी, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। रेजिस्टेंस आपको दिया है इसलिए आप निश्चित हो गए, कहीं भाई ई निकाल लीजिए।
कहीं इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकलता है, कहने लगे साहब फैराडे साहब यही तो बताए थे, d∅dt कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कर दें और जितना है n कर दे। देखिए फ्लक्स में n नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स तो भैया चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो बिल्कुल लगे लगे होते हैं, तो फ्लक्स तो उतना ही निकलेगा आपका, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ तो सब में पैदा होगा, तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ में n लेते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपके सामने समस्या क्या आई, आपने कहा कि सर ये होता है हमारे सामने, चलिए चेंज लगा लेते हैं आगे, ठीक। अब ऐसी अवस्था में कहीं नहीं बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में इतना चेंज हो रहा है और एरिया में इतना चेंज हो रहा है, राइट। रेडियस दिया है तो एरिया निकल आएगा। कहीं साहब टी नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं समय नहीं दिखाई दे रहा है, तो समय के लिए उसने क्या दे दिया है, उसने दे दिया आपको एंगुलर वेलोसिटी, कि साहब रोटेट कर रहा है इस स्पीड से, रोटेटिंग अबाउट एन हॉरिजॉन्टल डायमीटर अबाउट 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड आपको चाहिए था, वो आपको मिल गया, तो आपने का फार्मूला क्या बन गया, कैंसन NAB ओमेगा मिल गया, क्योंकि ये वाला जो टी है वो हमको यहां से मिल जाएगा। काम बन गया आपका, ये निकाल लेते हैं यहां से, R से भाग कर देंगे, n कितना बेटा 1000, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁻5, देखो देखो तुम लोग तो सर्च करके आते हो हमारे पास, एरिया पाई आर स्क्वायर, इधर मेरी फोटो आ रही होगी तो हम पाई आर स्क्वायर कितना दिया है, अरे बाप रे 10 मीटर है, स्क्वायर कर लीजिए, राइट, इंटू ओमेगा 2 रेडियन पर। तो चलिए पहले -5 को उड़ा लेते हैं, 3 यहां से उड़ा लेते हैं, 2 यहां से उड़ा लेते हैं, तो ये तो गायब हो गया। तो ई मोटा मोटा क्या दिख रहा है आपको, 4 पाई दिख रहा है, राइट, डिवाइड बाई 12.56, पाई की वैल्यू रख दे 3.14 अपॉन 12.56, काम बन गया गुरु, 4 चौक 16, 4 1 9 4 1 5, 4 3 12 और नीचे 12.6, डिवाइड कर दीजिए, 1 एम्पियर आ गया, यानी करंट जो बहेगी वो 1 एम्पियर की बहेगी, दिख रहा है बेटा, यस। देखो बेटा ये भी बहुत सिंपल सवाल था, LCR सर्किट दे रखा है आपके पास, L है, C है, R है और एक अल्टरनेटिंग सोर्स भी दे रखा है, बहुत आसान था। इसका 10 हेनरी था, ये आपका 100 माइक्रोफैरड था और ये 50 ओम था। V जो वोल्टेज आप लगा रहे थे AC वो 200 साइन 100t था। आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा t होता है, तो यानी ओमेगा यहाँ पे किसके बराबर है, 100 के बराबर है, और आपको क्या चाहिए थी, सोर्स फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो सोर्स क्या होती, 2 पाई n, n को इन्होंने ये कर रखा था, डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 50, यानी जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है 50/पाई हर्ट्ज है, राइट। कई जगह हैं, 2 जगह है फिलहाल इतना। अभी रेजोनेंस निकालना है, रेजोनेंस में आपने जानते थे, क्या जानते थे, थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, ये था इंडक्टेंस का रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस का बराबर होता था, राइट। अब फिर से पूरा सिखाना पड़ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना, तो यह हम जल्दी से लिख रहे हैं, ये बराबर 2 पाई √L/C, अब गुणा करके निकाल लीजिए एक फार्मूला, 1/2 पाई L कितना दे रखा है, 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रो 6 हो गया, कितना हो गया बेटा, 1/2 पाई √10⁻⁻4 हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 2 पाई -2, ऊपर ले जाइए पावर 2 हो जाएगी, 2 पाई, ये 100 हो गया, ये भी आपका 50/पाई हो गया, यानी दोनों बराबर हो गए, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए। तो जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, दोनों बराबर हैं, 50/पाई हर्ट्ज, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन वाज द करेक्ट वन। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत इजी था, सिंपल फार्मूला बेस्ड था, कहने लगे कि साहब आपके पास एक लॉन्ग सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड समझते हो, एक सिलेंड्रिकल शेप जिसकी रेडियस से ज़्यादा लेंथ होती है, इस पे आप जो है वायर को लपेट देते हैं,
और इसमें करंट को प्रवाहित कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज गिवन बाई म्यू जीरो एन आई। ये एन होता है किस पे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल अगर एन है और लेंथ आपकी सोलेनोइड की एल है तो एन अपॉन एल होती है। यहाँ देखिए म्यू जीरो आप जानते हैं इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यहाँ देखिए कितना कह रहे हैं 100 टर्न पर मिलीमीटर, यानी कि टर्न पर यूनिट लेंथ। मिलीमीटर किसकी यूनिट हुई, लेंथ की हुई। तो आपने कहा 100 पर यूनिट एल क्या है, मिलीमीटर, तो उसको क्या बनाएंगे आप उसको मीटर में बना लेंगे। करंट कितनी जा रही है, करंट आपकी 1 एम्पियर्स की है। बस काम बन गया आपका। आपने कहा 4 3.14 10⁻⁻⁷ 100 जब ये आ जाएगी तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 3 2 5 हो जाएंगे। इधर गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, और ये हो गया 2 3 5 में से 7 गए -2। और यूनिट तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती, टेस्ला। है कोई, यस, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत थ्योरेटिकल है और ड्राइव भी किया है हमने, कई बार सिखाया भी है, आपके सर ने भी सिखाया होगा कि अगर आपके पास एक सर्कुलर वायर है और जिसमें स्टडी स्टेट करंट फ्लो कर रही है, एम आई राइट, थोड़ा सा मोटा ले लिया यानी रेडियस आर ले लिया, इसमें करंट आपकी फ्लो कर रही थी। तो आपने 2 कंडीशन निकाली थी किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यानी कि यहाँ से यहाँ एक्सिस से, ये जो आपकी एक्सिस जा रही है यहाँ से बाउंड्री कंडीशन इधर तक के लिए, और आपने ड्राइव करके देखा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो आर के थी, और उसके बाद आपने देखा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर हो जाती है। बस इसी का आपने फायदा उठाया था और आपने देखा भी था। एक ग्राफ भी खींच दीजिए, आर में ये बाउंड्री कंडीशन है, इसको अगर हम x मान लें, ये डिस्टेंस आपका चल रहा है। जब आप r तक पहुंचे यानी बाउंड्री कंडीशंस पहुंचे, कहाँ से बेटा, यहाँ से सेंटर से लेके इसके रेडियस तक, तो आप देखेंगे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली इंक्रीज होती है, इस फार्मूले पे चलती है। ड्राइव किया है, हजारों वीडियो है, कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, हमारे ही पढ़ा होगा। और उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो ये ग्राफ है, इसको आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखना था, इसको ढूंढना था। इंक्रीज अप टू बाउंड्री ठीक नहीं है, हाँ लीनियरली इंक्रीज फंक्शन विद डिस्टेंस आर, देखिए ये देखिए मिल गया आपको, एंड वायर देन डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली 1/r डिपेंडेंसी द आउटसाइड द रीजन, यानी 2 वाज द करेक्ट ऑप्शंस। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको दिमाग में सॉल्व करके पहले से ही रख लेनी चाहिए। देखो दोस्त, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और देखना है कि सबसे पहले इसको निकालने का तरीका यह है कि देख लीजिए स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हुआ हो गया तो काम बन जाता है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1 कि वायोट-सावर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि किसी करंट एलिमेंट में अगर करंट बह रही है एक छोटे से एलिमेंट में, तो कुछ दूरी पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो वायोट-सावर्ट साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया था, भैया ये आइडियल है, इस पॉइंट पी पे निकालना है। सोती सर ने को अच्छी तरह सिखाया है कि छोटा सा टुकड़ा लिया तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, ये बराबर μ0/4 पाई, मसला वेक्टर से संबंधित है तो हमने वेक्टर कर दिया भाई, चलो इनटू आर डायरेक्शन वेक्टर, और ये उसकी दूरी का क्यूब, एम आई राइट। अच्छा, अब स्टेटमेंट को और आसानी बहुत कायदे से पढ़िए। बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही दे रहा है भैया। एन इनफाइनाइट डिसमिसल करंट एलिमेंट, यानी छोटे से करंट एलिमेंट की, ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, सही बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर की दे रही है, यानी कि इस स्टेटमेंट में हमको कोई बुराई नहीं नजर आ रही, बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। फार्मूला आपके सामने है। बायोट-सावर्ट लॉ इज द एनालॉजी ऑफ द कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, अरे नहीं भाई, पहली बात गलत हो गई, कूलॉम इनवर्स लॉ यार फोर्स दे रहा है,
एम आई राइट, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 से ना सब हुए Q1 Q2 आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, नीचे आपके पास डिस्टेंस है r स्क्वायर है, एम आई राइट, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बताता है, सेम होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट होंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगे। चलिए, ऑफ Q विथ फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स, ठीक है, सही बात है। ये कह रहा है कि Q जो स्केलर सोर्स है ये फोर्स लगाता है, फोर्स लगाएगा तो फील्ड होगा, बात तो काफी हद तक सही है। आइडियल जो है वो वाइल द लेटरल बीइंग प्रोड्यूस द वेक्टर सोर्स, वेक्टर सोर्स वाइल द लेटरल बीइंग प्रोड्यूस बाय द वेक्टर सोर्स ऑफ Q, ठीक है। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, तो इसीलिए आप अगर थोड़ा सा और दिमाग को घुमाएं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्केलर है तो उसका रेट भी तो स्केलर ही होगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये जो डीएल है ना, करंट एलिमेंट, ये किस डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, सोती सर के दाहिने हाथ का थप्पड़, एम आई राइट। और उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, अगर इसकी डायरेक्शन करंट की ये हो जाती तो करंट तो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट इस वेक्टर है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो करंट बह रही जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही, कसम पैदा करने वाले की बायोट सावर्ट ही पहली बार बता पाए थे, ऑस्टर तो केवल ये बता पाए थे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे सूरत हाल में आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया पहला वाला तो स्केलर था क्योंकि चार्ज स्केलर है, और दूसरा वाला जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ करंट तो स्केलर ही है, तो दूसरे को हम एग्री नहीं करते हैं। तो फर्स्ट इज द करेक्ट, सेकंड इज द रॉन्ग, बस यही पकड़ लीजिए तो काम बन जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत तेजी था, सिंपल आपको कन्वर्जन करना था। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन एब्सोल्यूट मीडियम म्यू जीरो परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी और ये परमिटिविटी के बराबर होती स्पीड ऑफ लाइट। यहां करें लाइट पासेस थ्रू ए मटेरियल ऑफ मीडियम, यानी अगर किसी मीडियम से भागोगे तो उस समय जो वेलोसिटी होगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, मीडियम की परमिबिलिटी और मीडियम की परमिटिविटी के बराबर, एम आई राइट। काम बन गया। अब इसको हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो रिलेटिव होती है वो मीडियम की परमिबिलिटी को जब हम एब्सोल्यूट परमिबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगी, यानी कि म्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। इसी तरह परमिटिविटी को देख लीजिए, रिलेटिव किसके बराबर होगी, मीडियम की परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये बस सवाल हल हो गया। यहां रख दीजिए वैल्यू, म्यू की जगह रख दिया आपने म्यू जीरो इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। कितना आसान था डॉक्टर साहब। तो एक ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, बड़ा काम आएगा, और एक में आप इसको लिख लीजिए। इतनी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी, जो आपने इक्वेशन 1 बना रखी थी, यानी ये बराबर सी हो गया, और अपान म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी मीडियम में जिसका रिलेटिव परमिटिविटी और परमिबिलिटी आपको इतनी दी गई है कोई, यस, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा देखो, ये भी सवाल बहुत इजी था। मैं बेटा हमेशा आपसे कहता जाता हूं कि बेटा जो है ये जो सातों हैं, इसमें तो 4 ही दिख रही, सातों वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद कर लो। लेकिन मेरी सुनता कौन, पत्नी नहीं सुनती तो तुम क्या सुनोगे। कौन कौन सी सातों बताते हैं, गामा, उसके बाद क्या बताते थे, एक्सरे, उसके बाद आपका यूवी, फिर विजुअल, याद आया, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, और फिर रेडियो, ठीक। और आप जानते थे कि ये जो वेवलेंथ होती है ये सबसे छोटी होती हैं और ये सबसे बड़ी होती हैं।
तो आप चले गामा के बाद एक्सरे, तो सबसे छोटी ढूंढिए कौन सी है इस क्वांटिटी में, सबसे छोटी है 10⁻⁻10, तो आपने कहा यह लीजिए। उसके बाद आपको अल्ट्रावायलेट विजिबल नहीं दी गई, इंफ्रा दी गई, कहीं इनसे छोटी देखिए, इनसे छोटी जो मिली है आपको -4, तो आपने कहा भाई साहब जो इंफ्रा है वो -4 हो गए। फिर आपको क्या मिले, माइक्रो, इनसे छोटी आपको -2 मिली, तो माइक्रो हो गई, याद भी नहीं किए होते, अगर ये भी याद होता, डेटा भी नहीं याद होता तो भी कर सकते। फिर रेडियो या एएम, ये सबसे बड़ी होती हैं, और देखिए 10⁻²। तो अगर आपको यही सीक्वेंस याद रहता कि साहब ये छोटी से बड़ी वेवलेंथ है, तो भी आप ये सवाल कर लेते। देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, इसीलिए मेरिट 650 नंबर जा रही है। क्या कह रहे हैं कि पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, आप जानते हैं जो बीआरएमएस होता है वो V0/√2 टाइम होता है, इसलिए पीक वोल्टेज जिसको आप V0 भी कहते हैं √2 टाइम्स ऑफ बीआरएमएस हो जाएगा। तो ये क्या है, 1/√2? नहीं भाई साहब, और ये हो जाएगा, चूंकि आपको पीक वोल्टेज निकालना है तो √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स हो जाएगी, यानी 4th वाज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत आसान था। आप जानते हैं जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट इज गिवन बाय h/p। h आप जानते ही हैं कि किसके बराबर होता है, प्लांक कांस्टेंट। तो ये आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया, एम आई राइट। तो जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि जो लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम हो जाएगा, यानी मोमेंटम जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली लेमडा डिक्रीज होगा। तो दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मोमेंटम आपका बढ़ रहा है और लेमडा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है।